हमारा मेन कैरेक्टर मैथियस, जो ज्यादा ताकत पाने की चाह में रीइंकार्नेशन रिचुअल परफॉर्म करके कई हजार साल बाद रिबॉर्न होता है। और मैं तुम्हें बता दूं कि इस दुनिया में आपके हाथ पर एक निशान होता है जिसे क्रेस्ट बोलते हैं, और उसी से आपकी ताकत तय होती है। अब हमारा मैथियस, जो ज्यादा ताकत पाने की चाह में रिबॉर्न हुआ था, उसे उस दुनिया का सबसे ज्यादा कमजोर क्रेस्ट मिलता है। तो अब वो क्या करेगा? तो एपिसोड 2 की शुरुआत में हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है, और वहाँ पर एक कैसल जैसी जगह होती है जिसकी रखवाली एक डीमन कर रहा था। लेकिन अगले ही पल में मैटी उस पर हमला करके उसे 2 हिस्सों में काट देता है, और यहाँ पर वो एक डीमन को बहुत ही आसानी से मार चुका था, जो देखकर ल्यूरी और एल्मा काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। और इस कैसल जैसी चीज को देखकर मैटी सोचता है कि इसके अंदर 2 डीमन हैं। एक वो एयरहार्ड, जिसके बारे में मैंने काफी सुना है, जिसे हराना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन दूसरा डीमन उस पिछले वाले डीमन से भी ज्यादा खतरनाक है जिससे मैंने फाइट की थी। और यहाँ पर वो एस्ट्रल की बात कर रहा है। लेकिन अब मैटी का मैजिक पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है। लेकिन अगले ही पल में आइरिस वहाँ पर कुछ इस प्रकार लैंडिंग करती है कि वो कैसल के अंदर ही घुस जाती है। और ऐसा इसी वजह से हुआ था क्योंकि काफी वक्त से ना उड़ने की वजह से वो लैंडिंग करना थोड़ा भूल गई थी, और वहाँ पर ल्यूरी और एल्मा दोनों की ही हालत खराब हो जाती है। अब इसके बाद ये तीनों उस कैसल के अंदर आ जाते हैं, और वहाँ पर मैटी एल्मा और ल्यूरी के साथ टेलीपैथी के जरिए बात करने लगता है। और इसके बाद मैटी अपने पास से एक पर्चा निकालकर ल्यूरी को दे देता है और बोलता है, क्या तुम दोनों ऑफेंस को हैंडल करना चाहोगी? वो दोनों बोलती हैं कि वो ऐसा नहीं कर पाएंगी। सो मैटी बोलता है कि ये कास्टिंग सर्कल तुम्हारी पूरी मदद करेगा, और इसके अलावा मुझे तुम दोनों पर पूरा यकीन है। अब उसकी बात सुनकर ल्यूरी और एल्मा दोनों ही वहाँ पर रेडी हो जाती हैं, और इसके बाद वो तीनों अंदर की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। अंदर आने पर उन्हें वहाँ कोई भी नहीं दिखता। अब अपने चारों ओर देखने के बाद मैटी ल्यूरी और एल्मा से टेलीपैथी के जरिए बोलता है कि बिल्कुल भी हिलना मत, बस मेरी बात सुनो। हमारा दुश्मन छुपा हुआ है, और हम उन्हें इसीलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि वो कंसीलिंग स्पेल यूज कर रहे हैं, और जिस टाइप के स्पेल का वो लोग यूज कर रहे हैं वो उनकी मैजिकल पावर को भी छुपा रहा है। अब इसके बाद मैटी उन दोनों से पूछता है कि क्या उन्हें यहाँ पर कोई जगह अजीब लग रही है, और तभी ल्यूरी को कुछ महसूस होता है। वो मैटी से बोलती है कि वो वाला कॉर्नर, लेकिन उन्हें दूसरा डीमन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि मैटी ने शुरू में ही कहा था कि यहाँ पर 2 डीमंस हैं। सो मैटी बोलता है कि तुम इस बारे में चिंता मत करो, तुम्हें उसे नहीं ढूंढना पड़ेगा। अब इसके बाद मैटी बोलता है कि वो इस डीमन के कंसीलिंग स्पेल में अपनी डिस्ट्रप्शन स्पेल का इस्तेमाल करेगा। अब इसके बाद वो अपने हाथ का इस्तेमाल करके अपने स्पेल का यूज करता है, जिसकी वजह से डीमन सबको दिखाई देने लगता है। और तभी एल्मा अपने एरो के साथ उस पर हमला करने के लिए रेडी हो जाती है। लेकिन एक चीज उसे काफी ज्यादा अजीब लगती है कि वो इसके ऊपर सीधा निशाना लगाकर खड़ी हुई है, लेकिन फिर भी ये डीमन हिल नहीं रहा। सो मैटी बोलता है कि शायद से इसे अभी तक इस बात का एहसास नहीं हुआ कि ये एक्सपोज्ड हो चुका है। और इसके बाद एल्मा उसके ऊपर अपना एरो मार देती है। वो उसके एरो से बच जाता है, लेकिन तभी वो एरो पूरा घूमकर उसी डीमन के माथे में लगता है, और इस वजह से उस डीमन को गुस्सा आने लगता है कि वो तो इतने अच्छे से छुपा हुआ था। और इसके बाद वो डीमन बोलता है कि तुम इन मामूली तीरों से मुझे मारना चाहते हो, मजाक समझते हो क्या? और 1 मिनट, तुम मैथियस हो ना, फिर तुम मुझ पर अटैक क्यों नहीं कर रहे हो? अब वहाँ मैथियस उससे कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी ये डीमन बोलता है कि तुम शायद से एक नकली मैथियस हो, क्योंकि अगर तुम असली होते तो अब तक मैं मरने ही वाला होता। अब उसके बाद ये डीमन बोलता है कि असली मैथियस कैपिटल में था, वो इतनी जल्दी यहाँ पर आ ही नहीं सकता। अब उसकी इतनी सारी बातें सुनकर मैथियस सोचता है कि आखिर ये क्या बकवास कर रहा है। अब इसके बाद वो डीमन मैथियस पर हमला कर देता है, लेकिन मैथियस अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को रोक देता है, और वो एल्मा से बोलता है कि वो लगातार इस डीमन पर अपने तीरों से हमला करती रहे। अब इसके बाद वो डीमन लगातार मैथियस पर हमला करते रहता है। मैथियस उसके हमलों को लगातार अपनी तलवार से रोकता रहता है, और वहाँ पर वो डीमन बोलता है कि भले से ही तुम असली मैथियस ना हो, लेकिन फिर भी तुम मुझसे लड़ने के लायक हो। लेकिन अगले ही पल में उसकी पीठ पर कुछ तीर आकर लगते हैं, लेकिन इससे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, और वो लगातार मैथियस पर हमला करते रहता है। और तभी ल्यूरी एल्मा को कुछ और तीर देती है, और एल्मा उन तीरों से फिर से इस डीमन पर हमला करती है, बट अगेन उसके तीरों से इसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, और वो फिर से मैथियस पर हमला कर देता है। लेकिन मैथियस इस बार उसके हमले से आसानी से बच जाता है, और ये देखकर वो डीमन सोचता है कि ये तो काफी ज्यादा तेज है। नहीं, मैं अचानक से काफी अजीब महसूस कर रहा हूँ। और मैथियस इसका रीजन बताता है। जो मैथियस का कास्टिंग सर्कल था, जिसे इस वक्त ल्यूरी कास्ट कर रही है, वो मैजिटॉक्सिन का यूज करता है, और इसकी वजह से एक डीमन की इंटरनल मैजिकल पावर खत्म होने लगती है, और अब इस वजह से ये डीमन काफी ज्यादा कमजोर होने लगता है, यहाँ तक कि उसे इससे चक्कर भी आने लगते हैं। और वहाँ वो डीमन सोचता है कि मैं इस नकली मैथियस से हारने वाला हूँ,
नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। और इसके बाद वो डीमन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि उस डीमन का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर ही काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। और मैटी इसके बारे में बताता है कि ये एक डीमोनिक एक है, डिसफॉर्च्यून। इस स्पेल को कास्ट करने के लिए कास्टर को अपने मैजिक की एक आखिरी बूंद तक देनी पड़ती है और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उनकी जान के बदले में ये स्पेल उन्हें बहुत ज्यादा ताकत देता है। और इसके बाद वो डीमन ल्यूरी और एल्मा की ओर उनको मारने के लिए दौड़ता है और जैसे ही वो उन पर हमला करता है वो दोनों हवा में गायब हो जाती हैं। और ये देखकर वो डीमन खुद भी हैरान हो जाता है और अब हमें पता चलता है कि ये एक डिस्गाइज स्पेल था। लेकिन उसके बाद अचानक ही उस डीमन को बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है क्योंकि वो कोई मामूली इल्यूजन नहीं था, इसमें मैजिक टॉक्सिन की बहुत ज्यादा मात्रा मिली हुई थी। अब तुम्हारा खेल खत्म होता है एयरहार्ट। और अब एल्मा उस पर एक और एरो से हमला करके उसको खत्म कर देती है और वो डीमन यहाँ पर मारा जाता है। एंड दोस्तों अब यहाँ पर ये लोग एक डीमन को हरा चुके हैं, वो भी बिना कोई ज्यादा मेहनत किए। और इस वजह से ये लड़कियां काफी ज्यादा खुश होती हैं और मैटी उनसे बोलता है कि वो दोनों आइरिस के साथ वापस से आसमान में चली जाएं। दूसरे डीमन को वो खुद हराएगा। अब इसके बाद हम ल्यूरी और एल्मा को देखते हैं जो आइरिस के ऊपर बैठी हुई थी आसमान में। और इसके बाद जो मैटी होता है वो अपनी जेब से कुछ मैजिक स्टोन निकालता है और उसके बाद उनमें से एक मैजिक स्टोन को तोड़ देता है क्योंकि मैजिक स्टोन को तोड़ने से उनके अंदर का मैजिक हवा में चारों ओर मिल जाता है। और इस वजह से जो भी मॉन्स्टर्स या डीमंस छुपे हुए होते हैं उन्हें ये बाहर निकलने पर मजबूर कर देता है। और जैसे ही वो तीसरे मैजिक स्टोन को तोड़ता है वहाँ पर जो डीमन मिस्ट में छुपा हुआ था वो भी अपीयर हो जाता है। और यहाँ ये डीमन बोलता है कि तुम मुझे बाहर निकालने में कामयाब हो गए, इसका मतलब जितना मैंने सोचा था तुम मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हो। एंड उसके बाद ये डीमन बोलता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ पर बुला लिया है तो क्या अब तुम मरने के लिए तैयार हो, क्योंकि मैं एयरहार्ट से बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। सो तभी मैटी अपने फोर्थ क्रेस्ट को एक्टिवेट करके बोलता है कि मेरी मरने की कोई ख्वाहिश नहीं है। एंड इसके बाद वो एक स्पेल का यूज अपने ऊपर ही कर लेता है और वहीं दूसरी तरफ वो डीमन मैटी के ऊपर अगले ही पल में हमला कर देता है। मैटी उसके हमले को अपनी तलवार से रोक लेता है लेकिन वो अब समझ चुका था कि ये एयरहार्ट से बहुत ज्यादा ताकतवर है। अब इसके बाद वो डीमन मैटी पर बहुत सारे हमले करके उसे काफी दूर खिसका देता है। एंड उसके बाद वो अपने एक हमले से मैटी का एक हाथ काट देता है जिस वजह से अब मैटी कुछ भी नहीं कर पाता। उसके बाद ये डीमन मैटी के पास आकर बोलता है कि चलो मैं तुम पर थोड़ी दया दिखाता हूँ, चलो बताओ कि तुम किस तरीके से मरना चाहते हो। सो मैटी बोलता है कि माफ करना, मैं फिर से एक और बार मरना नहीं चाहता। एंड उसके बाद ये डीमन मैटी पर एक और हमला करने के लिए रेडी हो जाता है और वहीं मैटी बोलता है एनालिसिस कंप्लीट। एंड उसके बाद मैटी का कटा हुआ हाथ उसके कंधे से फिर से जुड़ जाता है जो देखकर ये डीमन हैरान हो जाता है। और वहाँ उस डीमन का एक्सप्रेशन देखकर मैटी सोचता है कि शायद से ये अभी तक समझा नहीं कि मैंने अपने हाथ को एडवांस में ही एक रिकवरी स्पेल के साथ इम्ब्यूट कर दिया था और इसके साथ ही मैंने इसे एक एनालिसिस स्पेल के साथ भी इम्ब्यूट किया था और इसी वजह से अब वो उसके हर एक हमले से बड़ी ही आसानी से बच पा रहा था। और इस वजह से ये डीमन परेशान हो जाता है और वहाँ पर मैटी अगले ही पल में उस डीमन पर एक हमला कर देता है। वो डीमन उसके इस हमले को डॉज तो करता है लेकिन फिर भी उसके हाथ पर एक घाव लग जाता है और उसका वो जख्म अब ठीक नहीं हो रहा था क्योंकि ये वही टॉक्सिन है जिसका यूज मैटी ने एयरहार्ट पर किया था। और अब इसके बाद ये डीमन बोलता है कि तुमने मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा, अब मुझे जल्द ही ये सब खत्म करना होगा। इसके बाद वो अपने एक स्पेल का यूज करने लगता है और उसे देखकर मैटी बोलता है मैजिक सर्क्यूट ओवरक्लॉक। ये काफी हद तक उसी डिसफॉर्च्यून स्पेल की तरह है जिसे एयरहार्ट ने यूज किया था लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा एडवांस है और इसका इस्तेमाल करने से इस डीमन के मरने के चांसेस भी काफी लो हैं। अब इसके बाद ये डीमन बोलता है कि चलो जल्दी से ये सब खत्म करते हैं। लेकिन तभी मैटी ना जाने किस स्पेल का इस्तेमाल करता है कि उस डीमन का वो स्पेल वहीं पर खत्म हो जाता है और ये देखकर वो डीमन बोलता है कि कोई भी मामूली न्यूलिफिकेशन स्पेल मेरे इस हमले को न्यूलिफाई नहीं कर सकता। लेकिन इसके बाद वो डीमन फिर से वहाँ पर अपने काफी ज्यादा पावरफुल स्पेल को एक्टिवेट कर लेता है और अचानक ही वहाँ पर चारों ओर काफी ज्यादा धुंध आ जाती है और वो उसी धुंध में गायब हो जाता है। और वहाँ पर वो डीमन बोलता है कि ये स्पेल जिसको भी छूता है वो भी मिस्ट में बदल जाता है। वहाँ पर ये डीमन काफी खुश था, हंस रहा था, लेकिन तभी मैटी फिर से अपने एक स्पेल का यूज करके इसके इस स्पेल को डिफ्यूज कर देता है और इसके बाद ये डीमन काफी ज्यादा परेशान होने लगता है और मैटी से पूछता है कि आखिर उसने ये कैसे किया। सो मैटी बताता है कि मैं तुम्हारी पूरी मैजिकल पावर को अच्छे से एनालाइज कर चुका हूँ और अब मैं तुम्हारे हर एक हमले का काउंटर अटैक कर सकता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि ना जाने उस डीमन के साथ क्या होने लगता है।
कुछ बड़ा ही अजीब। और वहाँ पर मैटी हमें बताता है कि उसने इस डीमन पर किसी टॉक्सिन से हमला नहीं किया था, वो एक ऐसा स्पेल था जिसकी वजह से ये डीमन अपनी ही मैजिकल पावर पर अपना काबू खो रहा है और इसकी बॉडी इसके चारों ओर जितना भी माना है उसे एब्सॉर्ब कर रही है और हद से ज्यादा एब्सॉर्ब करने की वजह से इसकी बॉडी शायद से फट जाएगी। और हमारा ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और इसके बाद जो मैटी होता है वो वहाँ पर एक और मैजिक स्टोन को तोड़ देता है, जिस वजह से ये डीमन बहुत ज्यादा घबरा जाता है और माना ओवरलोड होने की वजह से उसकी बॉडी वहाँ पर फट जाती है। और तुम लोग देख ही सकते हो कि उसके फटने से वहाँ पर कितना बड़ा धमाका हुआ है। अब इस धमाके के बाद मैटी देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही बड़ा क्रिस्टल रखा हुआ है और अगले ही पल में जो लिली होती है वो आसमान से नीचे गिरने लगती है और सीधा आकर मैटी के ऊपर गिरती है। और इसके बाद वो मैटी से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें कहीं कोई चोट तो नहीं आई? मैटी बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ। और उसकी ये बात सुनकर लिली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और अब वहाँ पर लिली को इस तरीके से देखकर मैटी भी शर्माने लगता है, लेकिन तभी एल्मा आ जाती है वहाँ, जो समझ रही थी कि इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, लेकिन वो इस बात को हटाकर पूछती है कि आखिर ये क्रिस्टल क्या है। हाँ, मैटी बताता है कि ये एक ड्रैगन वेन पिलर है। ड्रैगन वेन्स वो कंड्यूट्स होते हैं जो मैजिक पावर को धरती के जरिए चलाते हैं और इनके अंदर जो स्पेल होता है वो आसपास के सभी मॉन्स्टर्स को अपनी ओर खींचता है। और कई सारे मॉन्स्टर्स से मैटी का मतलब है कि हजारों की तादाद में मॉन्स्टर्स या फिर कोई 10th फ्लोर का डुंजियन क्लास मॉन्स्टर। उसकी बात सुनकर एल्मा हैरान हो जाती है कि इतने सारे मॉन्स्टर्स। सो मैटी बताता है कि हाँ, इस ड्रैगन वेन पिलर के अंदर जो मैजिकल पावर होती है वो मॉन्स्टर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है एंड उसके बाद वो मॉन्स्टर्स एक पार्टिकुलर प्लेस पर जाते हैं। और उसकी बात सुनकर वो दोनों लड़कियां काफी घबरा जाती हैं क्योंकि वो जगह उनका कैपिटल है। और अब एल्मा घबरा कर बोलती है कि क्या इतने सारे मॉन्स्टर्स हमारे कैपिटल में? और अब ल्यूडी बोलती है कि हमें उनको इस बारे में खबर देनी होगी। सो मैटी बोलता है कि अभी हमें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अभी अभी जो मैजिकल एक्सप्लोजन हुआ था उसकी वजह से इस पिलर का जो स्पॉन पॉइंट है वो थोड़ा शिफ्ट हो गया है, जो करीब सिटी से 10 किलोमीटर दूर होगा। सो एल्मा और ल्यूडी बोलती हैं लेकिन फिर भी 10 किलोमीटर कुछ ज्यादा नहीं होते। सो मैटी बोलता है कि हमें उन्हें संभालने के लिए अकेडमी की मदद चाहिए होगी एंड इसके बाद वो सभी अकेडमी की ओर जाने लगते हैं। अब इसके बाद जाते हुए वहाँ पर आइरिस मैटी से पूछती है कि उनको छोड़ने के बाद उसे क्या करना चाहिए। अब उसकी बात सुनकर मैटी आइरिस से पूछता है कि क्या कोई ऐसा स्पेल है जिसके जरिए ड्रैगन्स इंसानी रूप ले पाए। आइरिस बताती है कि हाँ, उस स्पेल को यूज करने में बहुत ही कम मैजिक पावर यूज होती है। अब उसकी ये बात सुनकर मैटी बोलता है कि आइरिस को अकेडमी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अब इसके बाद मैटी आइरिस से बोलता है कि अगर वो उनके साथ अकेडमी को ज्वाइन कर लेगी तो वो सभी एक साथ रहेंगे। और वहाँ पर मैटी मन में सोच रहा था कि अगर आइरिस उसके साथ होगी तो उसे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन स्पेल का इस्तेमाल नहीं करना होगा। और अब आइरिस वहाँ बोलती है कि उसे इंसानी स्कूलों के बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। सो एल्मा और ल्यूडी बोलते हैं कि उनकी अकेडमी में पहले से ही एक ऐसा स्टूडेंट है जिसका होना वहाँ पर कोई कॉमन सेंस नहीं बनाता, वो काफी ज्यादा अजीब भी है। और अब मैटी बोलता है कि तुमने इनकी बातें सुनी, स्कूल में पहले से ही एक काफी ज्यादा अजीब सा बच्चा है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कौन है। लेकिन दोस्तों, ल्यूडी और एल्मा दोनों ही मैटी के बारे में बातें कर रही थी। और अब इसके बाद आइरिस अपने स्पेल का यूज करती है जिस वजह से वो एक इंसानी फॉर्म में आ जाती है। लेकिन अगले ही पल में वहाँ पर ल्यूडी मैटी की आंखें बंद कर देती है क्योंकि आइरिस एक लड़की होती है जिसने कपड़े नहीं पहने थे। सो मैटी बोलता है कि ऐसी हरकतें करना बंद करो, आइरिस एक ड्रैगन है। अब इसके बाद हमें अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मैटी एयरहर्ट के सींग अपने साथ लेकर आया था। और ये देखकर हेडमास्टर पूछते हैं कि तुमने बस कुछ ही दिनों में एक ऐसे डीमन को मार दिया जो यहाँ से हजारों किलोमीटर की दूरी पर था। सो तभी मैटी बोलता है कि डीमंस के बारे में बहुत बातचीत हो गई, मैं यहाँ पर आपसे कुछ और बात करने के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस लड़की को एक ट्रांसफर स्टूडेंट के रूप में एक्सेप्ट कर लें। अब मैटी की बात सुनकर हेडमास्टर बोलते हैं कि ठीक है, मैं इसे एक मौका देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। और इसके बाद हेडमास्टर आइरिस से बोलते हैं कि उसके लिए ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा क्योंकि उसे एंट्रेंस एग्जाम देना होगा और उसे पास होने के लिए 50 में से 47 मार्क्स चाहिए होंगे। मैटी बोलता है कि वो इसे हैंडल कर लेगी, लेकिन क्या मैं इसका टेस्ट देख सकता हूँ? लेकिन मैं इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा। हेडमास्टर इसके लिए राजी हो जाते हैं। और यहाँ मैटी हमें बताता है कि आइरिस कुछ टाइम पहले ही इंसानी फॉर्म में आई है, इसी वजह से शायद से उसके लिए उसकी पूरी पावर को कंट्रोल करना काफी मुश्किल होगा। और अगर गलती से उसकी पूरी ड्रैगन पावर वहाँ पर रिलीज हो गई तो ये पूरी अकेडमी ही यहाँ पर तबाह हो जाएगी। अब इसके बाद मैटी आइरिस से बोलता है कि टेस्ट अच्छे से देना, ओके। और अब इसके बाद ल्यूडी मैटी से पूछती है कि वो हेडमास्टर को कब बताएगा ड्रैगन वेन पिलर के बारे में और मॉन्स्टर्स के झुंड के बारे में।
सो मैटी बोलता है कि आइरिस का ट्रांसफर एग्जाम खत्म होने के बाद वो उन्हें आराम से बता देगा। और वहाँ पर आइरिस बोलती है कि ये कपड़े कितने ज्यादा टाइट हैं। सो मैटी बोलता है कि इंसानों को ऐसे ही कपड़े पहनने पड़ते हैं। और तभी मैटी आइरिस से उसका दायां हाथ निकालने को बोलता है और वहाँ पर मैटी आइरिस के हाथ पर एक क्रेस्ट का निशान बना देता है। और उसके बाद ल्यूरी और एल्मा आइरिस से बोलती हैं कि कल का अपना टेस्ट बहुत अच्छे से देना, ओके। लेकिन हम वहाँ पर मैटी को थोड़ा परेशान देखते हैं। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइरिस का रिटन एग्जाम होने वाला है। और वहाँ पर जो आइरिस होती है वो अजीब सी हरकतें करने लगती है, तुम लोग खुद ही देख सकते हो। और इससे यहाँ पर मैथियस काफी परेशान हो जाता है। सो हेडमास्टर मैथियस से बोलते हैं कि ये क्या कर रही है। मैटी बोलता है ये सब नॉर्मल है। अब इसके बाद आइरिस का प्रैक्टिकल स्किल एग्जाम किया जाता है। और वहाँ पर जो कैप्टन ऑफ द नाइट्स ऑर्डर होता है ग्यूले, वो मैटी से बोलता है कि तुमने इस लड़की को रिकमेंड किया है ना, देखते हैं ये कितनी काबिल है। लेकिन मैटी तो इसके बारे में भूल चुका था। तो ल्यूरी उसके बारे में उसे याद दिला देती है। अब ल्यूरी की बात सुनकर मैटी सोचता है कि शायद से यहाँ पर कुछ खतरनाक हो सकता है। अब जैसे ही आइरिस का एग्जाम शुरू होता है उसके हाथ से उसकी तलवार ही छूट जाती है। सो वो अपनी तलवार उठाने के लिए चली जाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर ग्यूले आइरिस पर एक हमला कर देता है। लेकिन वहाँ पर आइरिस ग्यूले की तलवार को ही पकड़ लेती है एंड उसके बाद अपनी तलवार उठाने लगती है। और ये देखकर ग्यूले काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि इसने मेरी तलवार को सिर्फ अपने हाथों से पकड़ लिया। और इसके बाद आइरिस ग्यूले को उसकी तलवार के साथ ही जरा हवा में उठा देती है और इसके बाद वो ग्यूले को हवा में ही छोड़ देती है। और ये देखकर मैटी ग्यूले के सामने एक स्पेल कास्ट कर देता है, क्योंकि वहाँ पर आइरिस अपनी तलवार से ग्यूले के ऊपर कुछ इस प्रकार हमला करती है कि उसकी तलवार ही इससे टेढ़ी हो जाती है और जो ग्यूले होता है वो एकेडमी के ऊपरी हिस्से में जाकर गलता है। और ये देखकर हेडमास्टर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और वहाँ आइरिस बोलती है कि मैंने गलती से इस तलवार को तोड़ दिया, अब मैं क्या करूँ। और ये देखकर हेडमास्टर पूछते हैं कि क्या ये सच में एक मामूली लड़की है। हाँ, मैटी बोलता है कि हाँ बिल्कुल एक मामूली लड़की। अब इसके बाद होता है आइरिस का कास्टिंग एग्जाम, जहाँ पर आइरिस को कुछ टारगेट्स पर अपने स्पेल को कास्ट करके निशाना लगाना है। उन टारगेट्स को देखकर आइरिस बोलती है कि ये तो बहुत छोटे हैं। अब इसके कुछ देर बाद आइरिस वहाँ पर अपने एक स्पेल से एक टारगेट पर निशाना लगाती है, लेकिन उसका जो अटैक होता है वो घूमकर हेडमास्टर और बाकी सबकी ओर आ जाता है। सो वहाँ पर मैटी एक स्पेल कास्ट कर देता है और इसके बाद वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक धमाका होता है, जिस वजह से ल्यूरी और एल्मा दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाती हैं। हेडमास्टर का मुंह खुला का खुला रह जाता है, क्योंकि तुम खुद ही देखो कि उसके हमले ने क्या क्या कर दिया है यहाँ पर। अब आइरिस वहाँ इन सभी से माफी मांगती है और एक और बार इन टारगेट्स पर निशाना लगाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन जब वो एक और बार अपने स्पेल का यूज करती है तो उसका वो स्पेल आसमान में चला जाता है और वहाँ पर फट जाता है। और आइरिस की ऐसी ताकत देखकर हेडमास्टर बोलते हैं कि क्या तुम कोई कैलामिटी ग्रेड मॉन्स्टर हो। हाँ, और भाई आइरिस के इस तरीके के हमले कोई काम नहीं कर रहे थे तो वो दूसरे टाइप का हमला करने की कोशिश करती है, जैसा मैथियस ने बताया था। और उसे इस तरीके से देखकर मैथियस सोचता है कि लो भाई ये भी देख लो। और इसके बाद वो वहाँ पर फिर से एक प्रोटेक्टिव बैरियर लगा देता है। और यहाँ आइरिस बोलती है कि इस बार मैं इनको हिट जरूर करूंगी। लेकिन भाई जिस तरीके का वो हमला करती है उसमें तो पूरी एकेडमी ही आ जाती है। अब होता है कैपिटल में एक बहुत बड़ा धमाका। अब ये सब तो मैटी के बैरियर की वजह से बच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर आइरिस की ताकत देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उसने इतना बड़ा गहरा गड्ढा कर दिया है। और वहाँ आइरिस बोलती है कि मैंने सभी टारगेट्स को हिट कर दिया है। कैसा किया मैंने? वहाँ मैटी हेडमास्टर से पूछता है कि हाँ आप बता दीजिए इसने कैसा किया। सो हेडमास्टर बोलते हैं कि मैं इसे फेल तो नहीं कर सकता, लेकिन अब वो ना चाहते हुए भी आइरिस को पास कर देते हैं। और वहाँ पर आइरिस भी खुश हो जाती है। और हेडमास्टर ने ऐसा इसीलिए किया है क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी एकेडमी इस तरीके से पूरी बर्बाद हो जाए। और एपिसोड के आखिर में यहाँ आइरिस एक प्यारी सी मुस्कुराहट देती है, जिसको देखकर तुम सभी खुश हो जाओ, क्योंकि ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो चुका है। और वैसे तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके अपने ओपिनियन शेयर करना मत भूलना। एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। और इसी के साथ अगर तुमने हमारे चैनल पर मौजूद बाकी की न्यू सीरीज नहीं देखी है तो उन्हें भी जल्दी से देख लो। एंड इन द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।